नमस्ते जोहार। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था पार्ट 2 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो कि गलती से अंडरस्टैंडिंग इंडिया की जगह पे मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्लास कर दिया। ठीक है, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत क्लास किया, तब जाके मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने उसमें आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ाया, लेकिन वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का वीडियो है और ये जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है। गलती ना हो इसलिए हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस है, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, 25-29 और आने वाले सभी बच्चों के लिए 26-30 और आने वाले सभी के लिए। तो यूनिट 1 और 2 तो हम लोगों ने कल कर लिया है। ठीक, ये है यूनिट 3। इसमें पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। और यूनिट 4 है जिसमें आपको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया। ठीक, समकालीन भारत का बनना। चलिए, तो इन दोनों से हम लोग करते हैं। ओके, पहला देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्या कि क्वेश्चन है 1 नंबर यूनिट 3 से, द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन थोड़ा सा हम रैपिड फायर की तरह करेंगे, मतलब स्पीड जाएंगे। राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जहाँ पे आपको देखिए, मैंने बताया था तुक्का लगाने का भी एक तरीका है, जो सबसे लंबा ऑप्शन हो। तो इसमें देखिए है कि समग्र आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास ही राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय तीनों को जोड़ा जाता है राष्ट्र विकास में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। मिश्रित कहने का अर्थ भैया, मिश्रित जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर साथ मिलकर काम करते हैं, और हमारे देश में दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। भारत में पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए हम लोग को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर धीरे धीरे बढ़े। 1991 में भारत में क्या हुआ था? आर्थिक सुधार हुआ था, आर्थिक सुधार। ठीक है, या नई आर्थिक नीति कब आई भारत में? 1991 में। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डेटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखिए, जीडीपी में सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान देता है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आपने पढ़ा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वैसा आएगा जो खेती ये सबसे संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र में जो औद्योगिकरण से संबंधित है, और तृतीय क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेवा। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी का लगभग 50% योगदान देता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सबको मालूम है हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में आती है, 1966 से 67 में। ठीक, और इनके पिता किनको कहा जाता है? हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी। ओके, और विश्व हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, किनको? नॉर्मन बोरलॉग, विश्व हरित क्रांति के पिता। अगला जाता है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? अभी मैंने बताया 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू होती है। इसको LPG मॉडल कहते हैं। LPG गैस नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और उस समय 1991 में आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने यह बताया। ठीक है, क्वेश्चन आता है। और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो पहले हम लोग का 5 साल का योजना चलता था, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, योजना आयोग। लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया है, और नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट जब आई तो योजना आयोग को हटा दिया, अब नीति आयोग लेते हैं फालतू का। चलिए, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अच्छा हिंदी की जगह तो क्या होगा? नेशनल का राष्ट्रीय, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था,
ट्रांसफॉर्मर मतलब परिवर्तन भारत, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आती है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है, आप सबको मालूम है। हमारा कृषि क्या है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में और क्या क्या आता है? तो कृषि, मत्स्य पालन, ठीक, वानिकी, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आएगा? फैक्ट्री वगैरह। नेक्स्ट, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो विनिर्माण जो है यानी कि वही फैक्ट्री वगैरह आ जाता है इसमें, इंडस्ट्रीज देखिए इंग्लिश में लिखा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला। अच्छा ये देख लीजिए, इस क्षेत्र में जो सेकेंडरी क्षेत्र है इसमें स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, ये सब सेकेंडरी है। बैंकिंग सेवाएं ये किस क्षेत्र में आती हैं? तो बैंकिंग सेवा हो चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी हो, सर्विस हो, वो तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, टर्टेरी। नेक्स्ट, और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला जाता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में शुरू होती है। 1951 में शुरू हुई, 1956 में कंप्लीट होती है, 5 साल के लिए चलती है, ठीक है। कब शुरू होती है भैया पूरा डेट? तो पूरा डेट है इनका 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। 1951 से 56 हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसको लागू किया था, ठीक, और कृषि पे बल दिया गया था। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये भी जान लीजिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से फिर 5 साल 56 से 61 तक चला, ठीक, और इसमें इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। और उसको तैयार करने वाले कौन थे? उसको तैयार करने वाले थे पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? तो वही प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ठीक। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ये सब याद रखना है आपको। और योजना आयोग का स्थान कौन ले लेता है? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 से। श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए भारत में जब दूध का कमी था तो श्वेत क्रांति लाया गया दुग्ध उत्पादन के लिए। दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में दूध बोलते हैं। और वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक। इसके बाद भारत में अमूल दूध ये सब आना शुरू हो गया। एक गाना भी था ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और इसमें किसकी? तो दूध उत्पादन। दूध चूंकि श्वेत है, श्वेत मतलब सफ़ेद, इसलिए इसका नाम रखा गया श्वेत क्रांति। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? आ ही गया क्वेश्चन का आंसर, वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन अमूल और ऑपरेशन फ्लड, अच्छा ऑपरेशन फ्लड भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। भारत में दुग्ध क्रांति लाएं और इसके बाद जो है भारत में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, रुपया, ठीक है, रुपया। लेकिन हम लोग टका बोलते हैं, टका। कोई टका हो तेरे पास? हमारे पास 20 लाख टका हो, आओ न खोरो है। भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है, ठीक, और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 1 का सिक्का नोट केंद्र सरकार जारी करती है, ठीक। और ये जो रुपये वाला सिंबल है, ये वाला, इसको डिजाइन किसने किया है? तो रुपये का डिजाइन उदय कुमार ने किया है, उदय कुमार, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। कब? 1935, 1935। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब भैया, मतलब कि यह भारत देश का बन गया, ठीक है, कानूनी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गरीबी का अर्थ है। गरीबी का क्या अर्थ है? गरीबी का मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति ना हो पाना हमारी क्या है? तो गरीबी है। इसमें क्या क्या आता है? बेसिक आवश्यकताएं, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कही जाती हैं। क्या क्या भैया? तो इसमें आ जाता है वस्त्र, ठीक है, यानी कि आपके पास पहनने को कपड़ा होना चाहिए, वस्त्र। दूसरी चीज़ कपड़ा,
सॉरी, वस्त्र, मकान और भोजन। ठीक, रोटी, मकान और कपड़ा बोलते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खाने के लिए, रोटी का मतलब वो नहीं कि केवल रोटी, मतलब आपके पास भोजन हो खाने के लिए, ठीक, चावल हो, रोटी हो, गेहूँ हो, जो भी हो। आपके पास रहने के लिए घर हो, ठीक, और आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है। अगर ये तीन चीज़ें हैं आप, तो आप गरीब नहीं हैं। अच्छा, गरीब नहीं है, गरीब हैं। भारत में गरीबी को कैटेगराइज किया गया है, अत्यंत निम्न वर्ग, ठीक, फिर निम्न वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, सॉरी, लोअर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, अत्यंत मध्यम वर्ग, फिर आता है मध्यम वर्ग, फिर अपर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं उच्च वर्ग। ओके, उच्च मध्यम वर्ग, फिर आता है हायर क्लास, उच्च वर्ग, फिर एक्स्ट्रा हायर क्लास, अत्यंत उच्च वर्ग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं अत्यंत उच्च वर्ग में, ठीक है, एक्ट्रेस वगैरह। क्वेश्चन हमारा क्या है, गरीबी का अर्थ क्या है? तो जिसमें मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान ना हो, तो हम लोग उसको गरीबी बोलते हैं। अब उसके लिए भारत सरकार एक योजना चलाती है, बीपीएल। बीपीएल का हिंदी होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा, फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उनको बीपीएल बनता है। मेरा भी बीपीएल कार्ड है, ठीक है, मतलब मेरा फैमिली का है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में मनरेगा योजना, ठीक, पीएम गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। राशन कार्ड योजना, ये सब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी इसको बोलते हैं नो जॉब, ठीक, डिस्पाइट विलिंगनेस टू वर्क, यानी कि काम करने की इच्छा रहने के बाद भी व्यक्ति को काम न मिलना बेरोजगारी है। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम है, इच्छुक है, लेकिन उसके बावजूद उसको काम न मिलना, उसे बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है, ठीक है। क्योंकि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के पास है ना भाई। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? ठीक, नकदी फसल कौन सी है? तो देखिए, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी मतलब, अच्छा, फसल के बारे में आपको मालूम है, थोड़ा सा बता देता हूँ, सबको मालूम ही होगा। एक होता है रबी फसल। रबी फसल जो बर्ष ठंडा के दिनों में उगाया जाता है, ठीक है, जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, लास्ट अप्रैल, ठीक, ये हो गया रबी फसल, रबी क्रॉप्स। एक होता है खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जैसे अभी वर्षा ऋतु है, मक्का उगाएगा, धान उगाएगा, ये खरीफ क्रॉप्स है, ठीक, रबी फसल, खरीफ फसल। एक होता है जायद जो गर्मी के दिनों में उगाया जाता है, जैसे खीरा, काकड़ी हो गया, सब जायद फसल। एक होता है नगदी फसल। नगदी फसल जो कि सालों साल उगाया जाता है, उसमें लंबा टाइम लगता है, और वो धन कमाने के दृष्टिकोण से, मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से उसको उगाया जाता है। जैसे तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती कोई खाने की दृष्टि से करेगा, कितना खाएगा तंबाकू, तो वो क्या है, वो नगदी फसल है। जैसे गन्ने की खेती, गन्ना किस लिए उगाता है आदमी? खाने के लिए एक दो को, लेकिन जब वो खेती करता है तो वो बिजनेस होता है। तो गन्ने का खेती, तंबाकू का खेती, ये सब क्या है, ठीक, ये सब आपका नगदी फसलें हैं, ठीक है, जो व्यापार के दृष्टि से की जाती हैं और इसमें लंबा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नगदी फसलें वे फसलें होती हैं जो बाजार में बेचकर आय अर्जित की जाती है, जैसे गन्ना, ठीक, शुगर कैन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग इंग्लिश भी पढ़ने सीखिएगा, इसलिए इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा थोड़ा किया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो भारत में जितना भी पैसा का कारोबार, ट्रांजैक्शन, बैंक फैंक, जितना भी लेन देन, सब आरबीआई संभालता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापित हुई है, ठीक है। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी को रेपो रेट तय करती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक। जीडीपी क्या होता है भैया? तो हमारे देश में जितना भी चीज़ एक साल में उगाया जाता है, उसका कितना दाम होता है, यही जानिए। वस्तु या सेवा जो भी हमारे देश में एक साल में उसका कितना दाम होता है, वो जीडीपी है आम भाषा में, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जब वस्तुओं के दाम बढ़ने लग गए, हम लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ना ही मुद्रास्फीति है। तो कीमत में
कमी नहीं, कीमत में वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। हाँ, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। जब वस्तु का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में वर्तमान समय में मुद्रास्फीति लागू है, मतलब दाम तो बढ़ ही गया है सबका, तेल का भी, दाल का भी, पेट्रोल का भी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है, अब जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो में बोलता है ना, भारत में जनगणना किस संस्था द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो भारत में जनगणना का काम जो है मुख्य रूप से ये किसको सौंपा गया है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। सेंसस मतलब होता है जनगणना का काम करने वाले संस्था, ठीक है। तो भारत में जनगणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए, भारत में जनगणना का काम मुख्य रूप से किसको सौंपा जाता है, सरकारी स्कूल के मास्टरों को। और किसको, और बस सरकारी स्कूल का मास्टर ही इस सब में काम करता है, सहिया लोग काम करती है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, अंग्रेज लोग करवाए थे 1881 में, ठीक। लॉर्ड मेयो या रिपन थे यार, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक। पहली बार जनगणना 1881 में। 1872 में हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरे भारत में। फिर 10 साल बाद 1881 में किया गया। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, यही सब करवाए थे। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी। कब, 1951 को। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, ओके। और भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और क्षेत्रफल में 7वां। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। किसको, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और चावल एवं गेहूं उत्पादक में सेकेंड या फर्स्ट नंबर आते रहता है, ठीक है। सतत विकास क्या है, अब आपका हिंदी से ही आएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें इंग्लिश का प्रयोग किया था, बाकी सब आपके हिंदी से ही रहेंगे। सतत विकास क्या है, ऐसा विकास जिसमें हमारा भी फायदा और हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, यानी कि डेवलपमेंट विथआउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, और हम विकास करते रहे, यही है हमारा सतत विकास। सतत विकास को लेकर ब्रूटलैंड आयोग बैठाया गया था, ब्रूटलैंड कमीशन, जो सतत विकास के ऊपर बात बोली। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एजेंडा 17 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 में, ठीक, ये लागू किया कि भारत को पूरे विश्व को 17 को लक्ष्य दिया गया, ये सब को हासिल करना है 2030 तक। अब आ जाते हैं यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट, और जिसमें हम लोग 26 से 40 करेंगे। क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI को कहा जाता है, SBI को मत मार दीजिएगा, ठीक। और RBI का मुख्यालय मुंबई में है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कही जाती है। भारत का सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है, दिल्ली नहीं है, मुंबई। नेक्स्ट, आर्थिक सुधार में LPG का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक। हिंदी में क्या बोलिएगा, लिबरलाइजेशन को उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, 1991 में भारत ने LPG मॉडल अपनाया था। मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री, फाइनेंस कमिश्नर। कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में कौन सा क्षेत्र बदलता है, तो कच्चे माल को तैयार करने में वस्तुओं में क्या क्षेत्र बदलता है, तो सेकेंडरी क्षेत्र में ये बदल जाता है। कच्चा माल हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, एग्रीकल्चर में, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाता है, हमारा कच्चा माल। नेक्स्ट, किस फसल को स्वर्ण रेखा कहा जाता है, तो सन हम लोग बोलते हैं ना, सन खाड़ी, जिससे खाटी वगैरह घोरते हैं, ठीक है। तो सन खाड़ी, जिसको सनई भी बोला जाता है बहुत जगह, ठीक। तो जिसको हिंदी में जूट बोलते हैं, जूट, कुदरूम भी बहुत सारा आदमी बोलता है, ठीक है। तो ये क्या है, सनई, जूट, ओके। और इससे क्या बनता है, तो रेशा बनता है, इसको स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट उत्पादन में सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में सबसे पहला है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा
गवर्नमेंट बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे घटिया बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्राइवेट बैंक एक है, इसमें कभी अपना खाता मत खुलाइएगा, नहीं तो आपका पैसा जो है ना चला जाएगा भीतर। उसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। मेरा खाता में 12,000 पैसा है, वो सब अभी फ्रीज है अकाउंट। तो इस बैंक में खाता में भाई खुलाना मत, ठीक है। SBI खुलवाइए, PNB खुलवाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा खुलवाइए, बैंक ऑफ इंडिया भी खुलवा सकते हैं लेकिन बहुत भीड़ रहता है, ठीक है। लेकिन ये सब में मत खुलवाइएगा। कैनरा बैंक वगैरह ठीक है, कैनरा बैंक भी मत कर सकते हैं लेकिन उतना ट्रस्टेबल नहीं है, हम अच्छा ही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है। SBI की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय शेयर बाजार का नियामक कौन करता है? तो शेयर बाजार जो होता है, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक, शेयर मार्केट, तो ये सेबी इसको संभालता है। सेबी, सेबी इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ओके। तो सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है तथा शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई और 1992 में इसे सरकारी मान्यता दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत में LIC खुला है, सहारा खुला है, इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर भी ये बीमा कंपनियां कब भाग जाएं कोई गारंटी नहीं। 1 जुलाई 2017 को भारत में कौन सा टैक्स लागू होता है? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू होता है। मैं 2017 में मैट्रिक दिया था और मैं डेली पेपर पढ़ रहा था, डेली GST आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे कि ये है क्या। बाद में जब 12th क्लास तक गए तब हमको समझ में आ रहा है GST एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है, और इसको लागू किया गया भारत में। तो GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, ओके। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। यानी कि GST किससे लिया जाएगा वो कोई कंफर्म नहीं है, जो वस्तु को खरीदेगा उसी से लिया जाएगा, ठीक है। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इसमें जो टैक्स दे रहा है उसका कोई सबूत नहीं होता है, ठीक है। लिखित प्रमाण सरकार के पास नहीं है कि कौन व्यक्ति हमको टैक्स दे रहा है। और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सबूत होता है सरकार के पास कि कौन हमें टैक्स दे रहा है। जैसे बिजली भुगतान कर रहे हैं, ठीक, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स हुआ। जैसे आप ज़मीन का बिल दे रहे हैं, वो भी हमारा डायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि वो खतियान और रसीद वो आपके नाम का है। तो डायरेक्ट टैक्स में सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि ऋण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? यानी कि कौन सा बैंक भारत में ऋण देता है कृषि के लिए? तो इसको बनाया गया था लोन लेने के लिए, ताकि किसान को लोन मिल सके आसानी से। इसका बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई, ठीक। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है शायद इसका फुल फॉर्म, अगर मैं सही हूँ तो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सिंपल सा है कि भाई ग्रामीण भारत का व्यवसाय खेती होगा, ठीक। आम आदमी क्या जानता है? खेती, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पिताजी क्या हैं? तो किसान हैं। सबसे फेमस आंसर, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं। भारत का सबसे फेमस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया? देखिए अभी मैंने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया और दूसरी पे औद्योगिकरण पे, ठीक। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ओके। नेक्स्ट, और ये कौन व्यक्ति का नाम क्या था जिसने लागू किया था? PC महालनोबिस। PC महालनोबिस, इसी ने ये मॉडल दिया था। परिवहन एवं संचार किस क्षेत्र में आते हैं? तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आता है, ये सेकेंडरी में आता है या तृतीय में? तीसरा में आता है। परिवहन, संचार तथा सेवा क्षेत्र, ये तीसरे में आते हैं। परिवहन, संचार तथा सेवा क्षेत्र तीसरे क्षेत्र में आते हैं, थर्ड सेक्टर में आते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ठीक, तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह प्रकाशित कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। फाइनेंस मतलब वित्त विभाग।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाएगा। रबी मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो अभी मैंने बताया कि रबी फसल जो है ठंडा के दिन में उगाया जाएगा। तो चावल तो एक खरीफ फसल है भाई, ठीक। वीट यानी कि गेहूं एक हमारा रबी फसल है। कॉटन, कॉटन यानी कि ये क्या, रुई, वो तो नकदी फसल है। जूट भी हमारा एक नकदी फसल है, ठीक। हालांकि जूट को ठंडा के दिन में ही उगाया जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए, गेहूँ, चना, सरसों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब रबी फसल है। मक्का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि एक खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, खरीफ मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो चावल, राइस, ठीक, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस टाइम में ये होता है। इसमें धान भी आता है, मक्का भी आता है, बाजरा भी आता है और कपास, ये चार को जो है आपका रबी फसल है। कपास यहाँ पे आपका नकदी फसल भी कहलाएगा। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास यानी कि ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाली जनरेशन का कोई नुकसान न हो। बैलेंस डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ओके। तो सतत विकास को लागू करने के लिए 17 को लक्ष्य रखा गया, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इन्हें 2030 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रखा गया। अब यहाँ पे 61 से 60 तक आता है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं बताया था कि भाई हर 20 से 25 मिनट में मैं एक ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट, ओके। वीडियो को रोक दीजिए और आप लोग भी जाइए घूम फिर के आइएगा, पानी वानी पी के आइएगा, टॉयलेट वगैरह करके आइएगा। नेक्स्ट तो शुरू करते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ रिलैक्स रहने के लिए 5 मिनट, क्योंकि देखिए हमारी आँखें थक जाती हैं, ठीक। प्रत्येक 20 से 25 मिनट में हमारी आँखों को लगातार स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं 5 मिनट का रेस्ट लेने बोलता हूँ और हमारा दिमाग भी रिलैक्स होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 41, कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। और आरबीआई को लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, ठीक। कौन सी पंचवर्षीय योजना गड़गिल योजना के नाम से जानी जाती है? ठीक, तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गड़गिल योजना कहा जाता है। गड़गिल, गड़गिल एक व्यक्ति का नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, ओके। 1 फरवरी, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है ठंडा के दिन में। और भारत का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है भारत में? गेहूँ, चावल, माइज, ठीक है, या पल्स, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वह चावल की खेती होती है। और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में बहुत आगे हैं। पश्चिम बंगाल धान का प्रमुख उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश भी। सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को, ठीक है, टर्टरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जितने भी मुद्रा नोट हैं वो कौन जारी करता है? आरबीआई, ठीक। और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, हालांकि अभी 1 रुपये का नोट बंद हो गया है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किस किसको मालूम है। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ? नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैंने बता दिया है। नाबार्ड ये क्या करता है? ये एक बैंक है जिसको किसानों को ऋण देने के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना 1982 में की गई, 1982 में। किस फसल को फसलों का राजा कहा जाता है? ठीक, तो कतारी, कतारी को आप लोग गन्ना बोलते हैं ना, शुगर कैन कतारी, इसको फसलों का राजा कहा जाता है। जितना भी फसल है उसकी, गन्ना की प्रमुख नकदी फसल है और चीनी
और गुड़ इसी से बनता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, ठीक है, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बीमा कंपनी का नियमन कौन करता है? सेबी। सेबी कहाँ है? सेबी SEBI, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी फॉर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भारत में बीमा कंपनियों का नियामक है IRDAI, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक, मैं हैदराबाद 2 बार गया हूँ अभी तक और एक बार जाना है अभी। ठीक, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। नेक्स्ट, अगला देता है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो SBI। ये सब हम लोग जान लिए हैं। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। भारत में GDP का अनुमान कौन लगाता है? तो GDP जो है लगता है अनुमान, ये कौन लगाता है? RBI, NSO, सेबी या नीति आयोग? GDP ये नीति आयोग पहले रेडी करता था, लेकिन अब इसको NSO रेडी करता है ना, नेशनल, एक मिनट, हाँ यही होगा, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSO यही रेडी करता है आपका भारत में GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल के अंदर भारत में कितनी सेवाएं और सर्विस उपलब्ध हुई, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, बाजार मूल्य क्या है विश्व बाजार में। आय पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो जो हमारा इनकम होता है उस पर हम लोग डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। मान लीजिए आप 8 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो आपका नाम रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? गवर्नमेंट की डायरी में। तो जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट की डायरी में रहता है, मतलब फ़ोन में या कहीं पर भी वेबसाइट में अगर आपका नाम लिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। और जब मान लीजिए आपने साबुन खरीदा तो उसमें टैक्स है, लिखा है ना GST विथ GST 10 रुपीज़, तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं रखा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, जैसे कि GST। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मत्स्य उत्पादन, मत्स्य क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीला रिवॉल्यूशन, क्योंकि पानी का रंग क्या होता है? ब्लू होता है, ऐसा माना जाता है, हालांकि पानी का कोई रंग नहीं होता है। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? और 4 क्वेश्चन है बस। तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सा? तिलहन मतलब तियन, तियन, हाँ तियन मतलब समझते हैं सब्जी। तो येलो रिवोल्यूशन, ठीक है, इसमें जो भी तेल होने वाले हैं, तेल जिससे सरसों का तेल बनता है, सूरजमुखी का तेल बनता है, सोयाबीन का रिफाइंड तेल बनता है, ये सब आपका तिलहन उत्पादन है। ठीक है। एक होता है दलहन, दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब तेल, ठीक है, सब्जी से बनने वाला तेल, और दलहन मतलब दाल। नेक्स्ट, वर्तमान में आर्थिक नीति निर्णय की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो नीति यानी कि नीति आयोग, कोई भी नीति हो नीति आयोग इसको डिजाइन करता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो धान को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए धान को जो है बरसात के मौसम में उगाया जाता है, खरीफ फसल। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत वर्तमान समय में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं? तो हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में कार्य करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे भारत ने अपनाया है। तो यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट होता है, और इसका PDF भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा 1-2 घंटा बाद, रेस्ट करके थोड़ा सा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आपके दोस्त एग्जाम देने वाले हैं तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।